एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। ठीक है, ये तुलनात्मक राजनीति को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल ऑनर्स का। हमने फर्स्ट वीडियो में तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को पढ़ लिया था, अब इसके क्षेत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को पढ़ लिया था और क्षेत्र। ये क्वेश्चन बनता है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बताइए और क्षेत्र बताइए। ठीक है, दोनों को अलग अलग हमने डिस्कस किया था। तो पहले हमने प्रकृति पढ़ ली है। ठीक है, अब हम इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्षेत्र कैसा रहा है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या रहा है। ठीक है, आप देख लो, इंट्रोडक्शन में आप इतना लिख देना, विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति के विषय के क्षेत्र को दो दृष्टिकोणों में बांटा। इस क्षेत्र को, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था, इसको क्या किया विद्वानों ने, ठीक है ना, दो क्षेत्रों में बांटा। पहला, बाहरी क्षेत्र, जिसके तहत विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के सभी प्रकार की क्रियाओं और अवस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तथा दूसरा है राजनीतिक व्यवहार। ठीक है, व्यवहार कैसा, जो राजनीति में विचार व्यवहार हो रहा हो, सरकार का कार्यकरण तथा गैर राजनीतिक कार्यकलापों के राजनीतिक पक्ष आदि तक संकुचित हैं। ठीक है, वास्तव में तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र विस्तृत है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। ठीक, ये हैं, जो ये कटिंग देख रहे हैं, ये बुक में से मैंने फ़ोटो खींच के डायरेक्ट पढ़ाया है आपको। ठीक, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या रहा है। पहला आप लिखोगे क्षेत्र, इसमें राजनीतिक व्यवस्था का संस्थागत विवरण, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका संस्थागत, यानी जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, व्यवस्थापिका, नौकरशाही आदि की परस्पर विधि, ठीक है, स्थापना, एक जैसे कि संस्थाओं, उनके द्वारा चलाया जाए राजनीतिक व्यवस्था। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था का संस्थागत विवरण का मतलब है, यदि राजनीतिक संस्थाओं जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ठीक है, नौकरशाही आदि का विस्तरण परस्पर विधि है, फिर भी इन संस्थाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, आधुनिक विश्लेषण में इन संस्थाओं की कार्यपद्धति और व्यवहारिक पक्ष पर आधारित पर बल दिया जाता है। उदाहरण, व्यवस्थापिका की भूमिका के रहस्य को चिन्हित करना तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र है या विषय वस्तु है। राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन, दूसरा है राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन। राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों का राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि तुलनात्मक राजनीतिक विद्वानों का मानना है कि जो राजनीति है उसकी समाजीकरण का ही किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सफलता और असफलता निर्धारित करता है। यानी जो समाज ही है, जो जनता है, ये जो समाज है, वही किसी की राजनीति की सफलता और असफलता का निर्धारण करता है। अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने मान लो अपना नीति बनाया, नहीं पसंद आया लोगों को, समाज को नहीं पसंद आई नीतियाँ, तो उसे वापस लेना पड़ेगा। कोई चुनाव लड़ रहा हो क्षेत्र से, समाज को अगर उसे लगता है कि भाई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, चुनाव नहीं देंगे, हार जाएगा, तो कहीं ना कहीं राजनीति को समाज डिसाइड कर रहा होता है। उसकी सफलता असफलता पे राजनीतिक व्यवस्था का उस समाज पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि विकसित व्यवस्था में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, जबकि विकासशील देशों में कम। यानी जो विकसित हो चुके, डेवलप हो चुके होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो राजनीतिक सामाजिक में प्रक्रिया तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं किस कैंडिडेट को जिताना है, कैसी राजनीति, कैसे किस सरकार को लाना है, क्या पॉलिसी होती है। और जो विकासशील देश होते हैं, मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं, उनमें पढ़े लिखे कम होते हैं, कुछ पढ़े भी तो मूर्ख हो जाते हैं, अनपढ़ तो होते ही हैं। उसके बाद वो समझ नहीं पाते कि इस राजनेता को क्या क्या नीति रहे, क्या राजनीति लाए, और सब बेकार कर देते हैं। अगला है राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। हम जानते हैं कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था के विश्वास, मूल्य, भावनाएं, आदर्श, अभिव्यक्तात्मक प्रतिमान भिन्न होते हैं। जैसे चीन का मौलिक मूल्य साम्यवादी है तो अमेरिका का पूंजीवादी। इसलिए तुलनात्मक विश्लेषण में राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन का महत्व बढ़ गया है। चौथा है राजनीति दलों एवं हितों का समूहों का अध्ययन राजनीतिक दलों या दल का, मान लो दलों एवं हित समूह का,
ये दल का मतलब होता है राजनीतिक पार्टियां। हित समूहों का मतलब होता है कि जो और भी एनजीओ काम कर रहे होते हैं वो, ठीक है। लोकतांत्रिक पद्धतियों में राजनीतिक दलों और दबाव समूहों को ध्रुवीय भूमिका होते हैं, यानी हित समूह यानी दबाव समूह दमूस वो होते हैं, ये गैर का मतलब गैर संवैधानिक होते हैं, ये बाहर से, ठीक है। जनहित याचिका वाला सिस्टम होता है इसमें, कि ये समाज में देखते हैं कि कैसी व्यवस्था चल रही होती है, क्या है ये, अगर कुछ कर रहा होता है मतलब समाज में कोई कानून व्यवस्था गलत होती है तो ये बाहर से समाज को सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है, जनता को सपोर्ट करते हैं कि ये चीज़ गलत है, हम आप इसके खिलाफ हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाइए, ठीक है। उसमें गैर एनजीओ आपने पढ़ा हो ना, वही एनजीओ का ही काम करते हैं ये लोग, गैर समूह, ठीक है। लोकतांत्रिक पद्धतियों में राजनीतिक दलों और दल समूहों में ध्रुवीय भूमिका होती है, इसलिए तुलनात्मक विश्लेषण में दलीय व्यवस्था तथा दबाव समूहों की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, जैसे अमेरिका इंग्लैंड की द्विदलीय व्यवस्था, फ्रांस का, नेपाल का बहुदलीय व्यवस्था, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट सही चल रही है। एक दलीय भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं इसलिए बहुदलीय व्यवस्था है। अमेरिका और इंग्लैंड में द्विदलीय दो पार्टियां हैं। फ्रांस और नेपाल में बहुदलीय व्यवस्था रही है, ठीक है ना, इसमें भी, और भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। इसमें राजनीतिक दलों के संगठन, कार्यक्रमों, विचारधाराओं तथा भूमिका का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। राजनीतिक दलों का मतलब क्या विचारधारा, क्या प्रोपोगेंडा है, प्रोपोगेंडा कहते हैं, ठीक है, क्या है, क्या नीतियां हैं, क्या मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे किए हैं, ठीक है, क्या विचारधारा है इनकी, मतलब हिंदू संगठन वाले हैं, ठीक है, और या फिर और किसी पार्टी के हैं, मुस्लिम संगठन की पार्टी है, क्या इनका संगठन किसी हिसाब में काम कर रहा होता है, इनके कार्यक्रम क्या हैं, ठीक है, जनता के विकास के, क्योंकि अपनी एक मतलब अपनी पार्टी के लोगों का ही सिर्फ विकास देख रहे हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ों का ध्यान इसमें किया जाता है। साथ ही विभिन्न हितों का दबाव समूह की राजनीतिक सक्रियता उनके प्रभाव की नीतियों को प्रभावित करने में तरीकों का महत्वपूर्ण अध्ययन महत्वपूर्ण है। राजनीतिक आधुनिकरण और नगरीयकरण। नगरीकरण का मतलब होता है नगरों में और स्टेट लेवल, नीचे ग्रांड लेवल, ठीक, उनका आधुनिकरण, पॉलिटिकल आधुनिकरण का मतलब होता है डेवलप, मतलब आगे एकदम। तुलनात्मक राजनीति में शिक्षा के आधार पर नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार, जिसमें जातीय, धर्म, धार्मिक निष्ठा में परिवर्तन तथा आर्थिक विकास द्वारा इन तथ्यों को समाप्त करने संबंधी अध्ययन किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है इसमें कि जो नागरिकों के इस शिक्षा के आधार पर नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार, जाति, धार्मिक निष्ठा में परिवर्तन तथा आर्थिक विकास द्वारा इन तत्वों का समाप्त करने संबंधी अध्ययन किए जाते हैं। विशिष्टजन की राजनीति की भूमिका में राजनीति में सेना का हस्तक्षेप, शहरीकरण के कारण आए परिवर्तन और स्थायी का अध्ययन की तुलनात्मक राजनीति के विषय वस्तु हैं, ठीक है, विषय क्षेत्र हैं ये। राजनीतिक सहभागिता, नागरिकों द्वारा राजनीति में भाग लेने की स्थिति का अध्ययन करना तुलनात्मक राजनीति का विषय वस्तु है, ठीक है, विषय क्षेत्र है या विषय वस्तु है, ठीक। कहने का मतलब है कि जो नागरिक हैं, देश में रहने वाले लोग हैं, वो राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, कैसे भाग ले रहे हैं वो, ठीक है ना, इसका भी अध्ययन किया जाता है इसमें। सभी देशों में नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता के एक समान नहीं होती, मतलब सभी जो नागरिक हैं देश में, उसमें राजनीति में कई लोग क्या होते हैं, दिलचस्पी दिखाते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं। बहुत से होते हैं कि मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं होता, सिर्फ मुझे खुद से मतलब है, ठीक है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि सभी देशों में नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, बिल्कुल अपनी अपनी राय होती है, ठीक है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, कोई बीजेपी को, कोई अन्य पार्टियों को सपोर्ट करेगा। पाया गया कि उदारवादी व्यवस्था में नागरिकों की राजनीति भागीदारी अधिक होती है, ठीक है, जबकि अन्य व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं होता। तुलनात्मक राजनीति इन्हीं तत्वों को औपचारिक रूप से परिलक्षण कराती है, ठीक। नौकरशाही का अध्ययन। नौकरशाही का अध्ययन का मतलब है तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था में नौकरशाही के कार्यकलापों, ठीक है, नौकरशाही के जो काम है, जो वर्क है, जो भूमिका, उसका अध्ययन हो रहा है। उनकी भूमिका और कल्याणकारी दायित्वों का निर्वाह का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है, नौकरशाही का भी अध्ययन हो रहा है इसमें।
क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में नौकरशाही की भूमिका धुरीय महत्व का होता है, क्योंकि नौकरशाही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के वाहन होते हैं। इसमें संबोधित नीति निर्माण उनके लिए कार्यान्वित में उनके योगदान और व्यवस्था में पूरी तरह से भिन्न पाए जाते हैं, मतलब पूरी तरह ये राजनीति को प्रभावित भी करते हैं ये नौकरशाही अध्ययन में। ठीक है, राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन। राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन का मतलब होता है प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में क्या हो रहा है कि राजनीतिक जो प्रक्रियाएं अनावरण चलती रहती हैं, जैसे कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया, मतलब नीतियों को बनाना, कोई निर्णय लेना, कोई कानून पे निर्णय लेना कि देश में ये कानून आना चाहिए, ये नीतियाँ आनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया क्या चल रही है, जस्टिशन क्या चल रहा है, विधायिक प्रक्रिया क्या चल रही है, राजनीतिक प्रक्रियाएँ क्या चल रही है आदि, इन प्रक्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, तुलनात्मक विषय वस्तु है, विषय क्षेत्र है। इसमें अध्ययन क्या है, मतलब राजनीतिक क्रियाकलाप कि राजनीति के क्रियाकलाप का मतलब है कि भाई नीतियाँ कैसे निर्माण की जा रही है, न्यायिक प्रक्रिया कैसे चला ले। अब सर न्यायिक प्रक्रिया पूछोगे कैसे, न्यायिक प्रक्रिया भाई कानून तो वही बना रहे हैं ना, नेता ही लोग, राजनीतिक पार्टियां ही बना रही हैं बहुमत से, तो न्यायिक प्रक्रिया में इनकी बड़ी भूमिका हो जाती है। विधायिकी प्रक्रिया में विधायक लोग ही जो फैसले ले रहे हैं। एक राजनीतिक प्रक्रियाएं, ठीक है ना, पार्टी एजेंडा क्या है, उन सभी का अध्ययन किया जा रहा है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है ना, सिस्टम में पावर को कंट्रोल बैलेंस करना है, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति में युद्ध और शांति तथा देशों के बीच शक्ति संतुलन जैसे विषयों पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति में ये चीज़ भी देखी जाती है उसके विषय क्षेत्र में कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे युद्ध हो रहा है, जो शांति हो रही है, आप से बहुत से देख रहे हो इजराइल युद्ध हो रहा है, बहुत से जगह पे युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये देखा जाता है कि देश में शांति और युद्ध के बीच में कैसे क्या फ़र्क है, क्या कैसे किया जा सकता है कि युद्ध ना हो और शांति को बनाए रखे, उस चीज़ का भी अध्ययन किया जाता है इस विषय क्षेत्र वस्तु में। इसमें संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे विभिन्न देशों के बीच संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन कैसा है दो देशों के बीच में, देशों के विभिन्न गुट के बीच में परस्पर सहयोग, संघर्ष, मतलब दो देशों के बीच में गुट कैसा है, संघर्ष कैसा है, समाधान कैसा हो रहा है, उनके बीच सैनिक समझौते तथा उनके विदेश नीति का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के मुख्य विषय वस्तु क्षेत्र रहे हैं। मतलब कि सैनिकों का भी अपना समझौता उनके देशों के साथ कैसा चल रहा है, विदेश नीति कैसी है पड़ोसी देश के साथ या अन्य देशों के साथ, क्या संघर्ष क्या रहे हैं मुद्दे, क्या तनाव के मुद्दे रहे, उन सभी का भी अध्ययन हो रहा है। विश्लेषणात्मक तथा अनुभविक अन्वेषक, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें राजनीतिक संस्थाओं तथा उनकी संरचनाओं की उपेक्षा क्रियाशील राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवहार के तत्वों का अध्ययन अधिक किया जाता है अर्थात इस तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है। कहने का मतलब जो राजनीतिक पार्टियां में जो क्रियाकलाप चल रहा है, ठीक है, कार्यकर्ता है उनका व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है उनका, ठीक है, क्या भूमिका निभा रहे हैं वो लोग, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है। मान लो कोई बीजेपी पार्टी है, ठीक है, उसमें कोई कार्यकर्ता है भाई का पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है, ठीक है, वोट मांग रहा है और लोग आ रहे हैं, कोई कैंपेनिंग चला रहा है, लोग आ रहे हैं, मान लो आधार कार्ड की कैंपेनिंग चला रहा है, तो कोई आ रहा है तो उसको गाइड कर रहा है, ठीक है ना, पूरा डिटेल दे रहा है कि ये चीज़ आपको लगेगा तो काम हो जाएगा। तो उन चीज़ों का व्यवहार पे कि राजनीतिक पार्टियां अपनी बाहर से कैसे काम कर रही होती हैं उसका वो हो रहा है, विषय क्षेत्र में देखा जाता है। विकासशील समाजों का अध्ययन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किया जाता है, क्योंकि जैसे कि पहले चर्चा कर चुकी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन का प्रादुर्भाव निर्बोधित देशों के कारण हुआ है। विकासशील देशों में विकसित देशों का शासन एक राजनीतिक व्यवस्था को पहनने की प्रकृति देखी जाती है, इसलिए तुलनात्मक राजनीति में एशियाई, अफ्रीकाई तथा स्कोडिनियन देशों की राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, देखा जाता है कि जो विकासशील देश हैं उसमें राजनीतिक कैसे हैं, जो ज़्यादा विकसित देश हैं उनमें कैसी राजनीतिक व्यवस्था चल रही है। जो विकसित देश होते हैं उसमें अधिकतर लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, डेवलप हो चुके होते हैं मानसिकता से भी और फाइनेंशियल से भी, हर चीज़ से भी, इसलिए डेवलप पे आते हैं। तो उन्हें सब कुछ पता होता है कि राजनीतिक पार्टी कौन से काम कर रही है, क्या नियम बना रही है, क्या कानून बना रहे हैं। ठीक है, जो विकसित देश होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, और उसमें शासन रूल कानून के मतलब में ज़्यादा समझ नहीं होती है उन्हें,
और समझ नहीं होगी तो फिर बेकार ही लगेगा, कानून कोई भी भड़का देगा तो आंदोलन पे आ जाते हैं। गलत संगति ज़्यादा बढ़ी रहती है इसमें, ठीक है ना। अंतर विषय उपागम यानी उपरोक्त विषय वस्तु के अध्ययन में अंतर विषय उपागम का उपयोग तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। इस प्रकार इसमें केवल कानून निर्माण यानी कि लॉ बना रहे हो, कानून का प्रयोग कैसा हो रहा है, विभिन्न राजनीतिक अवस्थाओं के अंगों यानी राजनीतिक दलों, दबाव समूह का अध्ययन नहीं, बल्कि इसमें समस्त व्यक्तियों, संस्थाओं, समुदायों आदि के सामाजिक व्यवहार को भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या चीज़ पढ़ी जा रही है विषय क्षेत्र में कि समस्त व्यक्तिगत जो संस्थाएं हैं, समुदाय हैं, ठीक है, उन सब का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें विशिष्ट उभरते अंगों को, संरचनाओं को भी चिन्हित किया जा सकता है पूरी तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरो केंद्रवाद से परे, ठीक है। ये दो तरीके से टाइप से पूछता है। एक तो डायरेक्टली पूछ लेगा यूरो केंद्रवाद से परे का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, बताइए। या कभी कभी एग्जामिनर क्या कर रहा है, इसमें यूरो केंद्रवाद में विचारक पूछ रहा है, यानी यूरो केंद्रवाद पे विचारधारा बताइए, विचारों के, लेखकों के विचार बताइए, ठीक है, राइटरों के, ऑथरों के, ठीक है, थिंकर बोलते हैं उन्हें, थिंकर के विचार बताइए। तो बहुत 3-4 थिंकर हैं जिन पे विचार दिए गए हैं। इस पे दो टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला एक सिंपल यूरो केंद्रवाद से परे पर एक नोट्स लिखिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि यूरोपीय केंद्रवाद पर, ठीक है, विभिन्न विचारकों के विचार लिखिए, विचारकों की अवधारणा लिखिए, ठीक है, वो बन रहा है इसमें। तो इसमें मैंने इस क्वेश्चन को दो टाइप से तैयार किया है। पहला टाइप है यूरोपीय केंद्रवाद से परे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में आप देखो, ये लिख देना, वह पक्षपातपूर्ण विचारधारा जिसमें यूरोप की सारी अच्छी चीज़ों की जन्म स्थानीय माना जाता है, ठीक है, जन्म स्थलीय माना जाता है तथा हर चीज़ को यूरोप के नज़रिए से देखने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए विश्व के नक्शे में उल्टा करके देखना, यानी जो यूरोप के लोग होते हैं वो वर्ल्ड के नक्शे को कैसे देखते हैं, उल्टा करके, पहले यूरोप फिर बाकी देश। लेकिन हम भारत के लोग हैं तो कैसे देखते हैं, सीधा भाई ऊपर से यूरोप आ रहा, ठीक है, ये देश है ज़रा, फिर भारत है। लेकिन नहीं, वो उल्टा करके अपोजिट से देखेंगे। यूरो केंद्रवाद का मतलब होता है, ठीक है, यूरोप के नज़रिए से, जो यूरोप देश है, जो कंट्री है, उसके नज़रिए से देश कैसा दिख रहा है, विश्व कैसा दिख रहा है, लोग कैसे, क्या नीतियाँ हैं, सिर्फ वो अपने नज़रिए से देख रहा है, ठीक है। ये यूरोपीय केंद्रवाद का मतलब आप समझ लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये लिख देना, यानी वह पक्षपातपूर्ण विचारधारा है जिसमें यूरोप की सारी अच्छी चीज़ों की जन्मस्थलीय माना जाता है। यानी यूरोप के लिए सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अच्छी क्यों है, क्योंकि वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं। अगर उनकी नज़रिए से कोई गलत चीज़ भी है, अगर उन्हें अच्छी लग रही है उनके नज़रिए से, तो भाई वो मानेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे मान लो, ठीक। पक्षपातपूर्ण विचारधारा है जिसमें यूरोप को सारी अच्छी चीज़ों को जन्मस्थायी माना जाता है तथा हर चीज़ों को यूरोप के नज़रिए से देखने की कोशिश की जाती है, देखा जाता है। उदाहरण के लिए विश्व के नक्शे को उल्टा करके देखना, ये क्या करते हैं यूरोप के लोग, विश्व के नक्शे को उल्टा करके देखते हैं, यूरोप के नज़रिए से देखना है उन्हें, ठीक है। यूरोप केंद्रवाद का अर्थ है, यूरोपीय केंद्रवाद एक ऐसी विश्व दृष्टिकोण है जो पश्चिम सभ्यता पर आधारित है, यानी पश्चिम, यूरोप पश्चिम में पड़ता है इसलिए पश्चिम सभ्यता पर आधारित है। यह उसे प्रकृति को प्रदर्शित करता है जिसमें विश्व व्यवस्था यूरोप एवं एंग्लो अमेरिकन मूल्य और अनुभव के आधार पर की जाती है। यानी उसे यह प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है जिसमें विश्व क्या है, व्याख्या, विश्व की व्याख्या क्या कर रहा है कि यूरोप या एंग्लो अमेरिका मूल्य अनुभव के आधार पर की जा रही है इन्हें, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिखोगे, इसी से जुड़ी हुई धारणा का वह संकल्पना निर्जातीय केंद्रीवाद की है, जिसका अर्थ है किसी दूसरी संस्कृति को केवल स्वर्ण के मूल और स्तर को से देखते हुए धारणा बना लेना, विशेष रूप से भाषा, व्यवहार, रीति रिवाज और धर्म के संदर्भ में। मतलब इनका कहने का मतलब है किसी दूसरी की संस्कृति, अब यूरोप वाले इंडिया की संस्कृति देखेंगे, वो अपने मन में धारणा, वो अपनी मन में धारणा, हमारी धारणा नहीं, हमसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो अपने मन में धारणा, जैसे तुम लोग सोचते ना यार ये लड़का बहुत बेकार है, ऐसे है वैसे है, बिल्कुल वो वही तरह कह रहे हैं, चाहे उनको संस्कृति अच्छी लगे या बेकार, वो अपनी धारणा बनाएंगे तुम्हारी संस्कृति, ठीक है, तुम्हारे रीति रिवाज, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे धर्म पे अपनी, सिर्फ अपनी यूरोपीय, वो तुम्हारे क्या है उसकी, तुम्हारी धारणा क्या है, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो यूरोपीय अपनी, सिर्फ अपने लिए,
ठीक है। धारणा को विशेष रूप से भाषा, संस्कृति, व्यवहार, रीति रिवाज, धर्म के क्रम में देखते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है यूरोपीय केंद्रवाद का विकास यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौरान हुआ और आधुनिक काल की शुरुआत तथा इसका स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। बिल्कुल, यानी यूरोपीय केंद्रवाद का जो विकास है यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौरान हुआ और आधुनिक काल की शुरुआत तक इसका स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। 1980 में पहली बार, ठीक है, यूरोपीय केंद्रवाद यानी यूरोकेंट्रिज्म यानी यूरोपीय केंद्रवाद शब्द का प्रयोग मार्क्सवादी विचारक समीर अमीन ने किया है। ठीक है, ये पहले विचारक थे 1988 में जिन्होंने यूरोपीय केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किया था। ये मार्क्सवादी थे यानी समीर अमीन। ठीक है। इसका चौथा है इसका उद्भव पूंजीवाद विकास की धारणा को परिभाषित करने। इसका विकास कैसे हुआ? पूंजीवाद या पूंजीवादी व्यवस्था का विकास की धारणा को परिभाषित करने तथा वैश्विक केंद्र परिधि मंडल और निर्भरता सिद्धांत के संदर्भ में किया जाता है। यानी ये निर्भरता सिद्धांत और ये सब आगे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है। सामान्यतः ये धारणा, ये पांचवा है, सामान्यतः धारणा विश्व में यूरोपीय इतिहास, संस्कृति और ज्ञान को विशेष दर्जा देते हुए यूरोपीय प्रभुत्व को वैधानिक ठहराती है। मतलब वो कहते हैं कि विश्व को उसकी संस्कृति, उसके कल्चर, उसके सम्मान, ज्ञान को सब हम अपने नज़रिए से देखना चाहते हैं। हम अपने नज़रिए से हम धारणा बना लेंगे, हम अपने नज़रिए से इस संस्कृति अच्छी है नहीं है, विचारधारा क्या है, वो हम अपने नज़रिए से देख लेंगे। छठा विशिष्ट यूरोपीय इतिहास, तार्किकता, वैज्ञानिक पर आधारित ज्ञान, प्रभुत्वशाली यूरोपीय सभ्यता और औद्योगिक प्रगति में दृढ़ विश्वास आदि यूरोपीय केंद्रवाद की मुख्य विशेषता है। मतलब यूरोपीय केंद्रवाद किसमें सबसे ज़्यादा वो है? इतिहास, यूरोपीय इतिहास, अपना इतिहास अपनी नज़रिए से देखते हैं। तार्किकता क्या है? वैज्ञानिकता पर आधारित ज्ञान को मानते हैं वो लोग। प्रभुत्वशाली यूरोपीय सभ्यता, मतलब वो अपनी सभ्यता को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं सभ्यता को। औद्योगिक प्रगति में दृढ़ विश्वास आदि यूरोपीय केंद्रवाद की मुख्य विशेषता रही है इनकी, ये मानते हैं। ठीक है। यूरोपीय केंद्रीयवाद यूरो और यूरोपीय लोगों की इतिहास व इतिहास के विश्लेषण का केंद्र माना जाता है। यानी यूरोपीय केंद्रीयवाद यूरोप और यूरोपीय लोगों को इतिहास और ऐतिहासिक विश्लेषण का केंद्र मानता है। यूरोपीय केंद्रवाद का यूरोपीय इतिहास के आधार पर विश्व इतिहास को परिभाषित करता है और दूसरे क्षेत्र के अनुभव और इतिहास को अनदेखा कर देता है या उनका विश्लेषण प्रयोग नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जो यूरोपीय केंद्र, 7वां पॉइंट है, यूरोपीय केंद्रवाद है, यूरोप और यूरोपीय लोगों का इतिहास और ऐतिहासिक विश्लेषण का केंद्र माना जाता है। मतलब अपने ही इतिहास को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ये लोग, ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं अपनी नज़र से, अपना सबसे महान इतिहास है हमारा जी। यूरोपीय केंद्रवाद की धारणा यूरोपीय इतिहास के आधार पर विश्व इतिहास को परिभाषित करता है। मतलब ये वर्ल्ड को कैसे, उनके हिस्ट्री को परिभाषित कर रहे हैं अपने यूरोपीय के इतिहास के आधार पर। ठीक है ना। यानी यूरोपीय जो देश है उसके केंद्रीयवाद के आधार पर, यानी जो यूरोपीय देश है वो अपनी हिस्ट्री को के आधार पर, यूरोपीय जो केंद्रवाद है वो अपनी हिस्ट्री, अपना इतिहास है जो उसके आधार पे क्या कर रहा है, वो विश्व के परिभाषित कर रहा है विश्व इतिहास पे। और दूसरे देश के अनुभव, दूसरे देश का फिर वो अनुमान लगा रहा है, दूसरे देश को अनुभव, इतिहास को अनदेखा कर दे रहा है कि मतलब कि अगर हाँ ठीक लग रहा है ठीक है, वरना अनदेखा कर दो। ठीक है। उनकी विश्लेषण उपयोग नहीं करता, वो सिर्फ अपना देख रहा है। यह धारणा यूरोपीय सभ्यता को सर्वोपरि मानती है अथवा आधुनिक यूरोपीय स्वर्ण को दूसरी विभिन्न सभ्यताओं में से एक सभ्यता ना मानकर विशेष और विशेष सभ्य मानता है। उनके अनुसार सभ्यता सामाजिक विशेषता की व्यवस्था है जिसमें प्राचीन, आदिकालीन और बर्बरता का विपरीत और विरोधी हो। 9वां है इनका मानना है, यानी यूरोपीय केंद्रवाद वालों का मानना है कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य या मॉडल हैं जो खोजे जा सकते हैं, जो सभी समय और परिस्थितियों को लागू किए जा सकते हैं और उसे विद्वा होते हैं। इस सार्वभौमिकवादी दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। इस आधार पर
सामाजिक वैज्ञानिक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया और विद्वानों को खोजने का दावा करते हैं जो मानवीय व्यवहार का वर्णन करते हो या सभ्यता की सभी परिस्थितियों को मानते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो विज्ञान है, जो मॉडल है, वो यूरोपीय सभ्यता के हिसाब से होता है, ठीक है ना। यूरोपीय सभ्यता जो खोजती है वो मानव सभ्यता सार्वभौमिक सब सारी परिस्थितियों में सही होता है। 10वां, ये धारणा न केवल अपनी मान्यताओं को अधिक महत्व देती हैं बल्कि अपनी इन सभी मान्यताओं की कसौटी पर भी राजनीतिक संस्थाओं पर परखती हैं। मतलब वो देखते हैं कि राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो कैसी हैं। मतलब यूरोपीय अपनी नज़र से देख रहा है ये पार्टी ठीक है, ये संस्था ठीक है या नहीं है, अपने मन से धारणा है पार्टी या संस्था के बारे में बना लेना है, ठीक है। 11वां है सामाजिक सामाजिक विज्ञान विषय, क्योंकि आधुनिक विश्व व्यवस्था की उपज था, अतः इसके अध्ययन की विषय वस्तु विश्लेषण की विधियों का चयन यूरोपीय केंद्रवाद से प्रभावित था। 12वां है 1950 के दशक तक तुलनात्मक राजनीति का केंद्र बिंदु में पश्चिमी यूरोप के देशों में ही देखते थे, ठीक है। मतलब 1950 के जो दशक था उसमें तुलनात्मक राजनीति का केंद्र बिंदु पश्चिमी यूरोप के देश ही देख रहे थे। कहने का मतलब है जो तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है का केंद्र बिंदु होता है वो पश्चिमी यूरोप वाले कहते थे ये हम अपनी नज़र से देख लेंगे कैसा है, ठीक है। प्राथमिक रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा सोवियत संघ इनमें अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश समझा जाता था। मतलब यूरोपीय केंद्रवाद किसे देशों को मानते थे? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और सोवियत संघ सबसे महत्वपूर्ण। कंपैरेटिव इन्हीं का कर लो और बाकी सबको छोड़ दो, बेकार है। इन्हें ही अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश समझा जाता था। कई विश्वविद्यालय में तुलनात्मक राजनीति के पाठ्यक्रम में इन 4 देशों के बारे में पढ़ाना अनिवार्य था, ठीक है ना। यूरोपीय केंद्रवाद में यही देखा गया। अब ये आता है ये प्रगति पे, प्रोसेस पे, प्रोग्रेस होता है प्रगति, प्रोग्रेस की अनिवार्यता यूरोपीय केंद्रवादी धारणा का एक महत्वपूर्ण आधार सिद्धांत है। साथ ही यह प्रगति को न केवल औद्योगिकरण व पश्चिमी मूल्य पर आंकता है बल्कि प्रगति को एक रेखीय प्रक्रिया को ही सही मानता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना, डेवलप कैसे चल रहा है, वो ये अपने नज़रिए से देख लेंगे, ठीक है। आप इनको उसमें मत करो। इसीलिए ये सामाजिक, दूसरे शब्दों में प्रगति का अर्थ केवल परंपरा में आधुनिक की ओर बढ़ाना है। इसलिए ये सामाजिक विश्व का दोहरे तर्क का आकलन करता है, जैसे सभ्य, असभ्य, छन्न, पिछड़ा, विकसित, अर्ध विकसित, केंद्र, परिधि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्ध विकसित देशों के विकास का ऐसा शीर्षक ग्लोबल था जिसमें गैर राजनीतिक देशों में सामाजिक, वैज्ञानिक, सभ्यता, राजनीति हथकंडों द्वारा उन देशों के सामाजिक और राजनीतिक पुनर्गठन में वैज्ञानिकों हस्तक्षेप में बेहतर न्याय बनाया गया। मतलब कहने का मतलब है कि ये अलग अलग जो देशों में हैं वो रिसर्च करते हैं, केंद्रीयवाद देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, उसमें ये पता करते हैं कि कौन सा देश सभ्य है, असभ्य है, छन्न है, पिछड़ा है, विकसित है, अर्ध विकसित है, केंद्र है, परिधि है। इन सभी चीज़ों का वो अपना प्रोसेस देखते हैं यूरोप केंद्रवाद वाले, ठीक है ना, यूरोप देश वाले मान सकते हैं उन्हें, ठीक है। इन सब के बारे में वो पता करते हैं और अपना नज़रिया, अपने थॉट, अपने थिंकर, अपने बुक से लिखते हैं वो लोग। गैर पश्चिमी देशों के लिए यूरोपीय विचार और अनुभव पर आधारित सभ्यता और प्रगति न केवल अनिवार्य मान ली गई थी बल्कि ये उन समाजों का ज्ञान, मान्यता, अनुभव और संकल्पनों को देखते हुए उन थोपी हुई थी, ठीक है। उनके बिल्कुल यूरोपीय कल्चर को थोप दिया गया, ठीक है, वो अपने ऊपर कि हमारा ही सबसे बेस्ट है, आप ले लो हमसे, जो हमारा नज़रिया वही आप पढ़ो, आप देखो, सुनो, कहो, सिर्फ वही सब देखो, करो, ठीक है, यूरोपीय नज़रिए से। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दूसरे चरण में जो 1950 के और मध्य के लेकर 1960 के बाद कुछ दशकों को प्रोफेसर मोहंती ठीक है, व्यवहारवाद, विकासशील आधुनिकीकरण के युग कहते हैं। इस चरण में क्या होता है? इस चरण में 1960 में आल्डमान व कोलमैन की पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ठीक है, प्रकाशित हुई। जो स्टिक, ये कुछ बुकें आप याद रखा करें ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ कुछ पढ़ा है बच्चे ने, ठीक है। जो स्टिक रूप से तुलनात्मक राजनीतिक आंदोलन का विशेषताओं को स्पष्ट करती है। इस चरण के दौरान आधुनिकीकरण, ठीक है, राष्ट्र निर्माण और विकास आदि संकल्पना का तुलनात्मक अध्ययन मुख्य विषय वस्तु थे। साथ में कई सारे सार्वभौमिक मॉडल का उदय,
ठीक है, माशूरिक भांति देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम की बात है, ड्यूज का सामाजिक लामबंदी और शील का केंद्र पराधी मॉडल, ठीक है ना, केंद्रीय पराधी मॉडल आदि को भी ये देख सकते हैं। बहुत से विचारक हैं, सार्वभौमिक महत्व माना जा सकता है इन विचारकों का। ठीक, अब वही जो मैंने आपको बताता यूरोपीय केंद्रवाद की जो विचारधारा है उसमें एक क्या है कि विचार मतलब लोगों के विचार लिखने होते हैं। ये क्वेश्चन आया था पिछले बार आया था, तो ये कंपलसरी है, रिपीट करेगा पॉल बैरेन, ठीक है ना। विद्वानों के विचार लिखने को बोले, थिंकरों के विचार लिखने के बोले, तो वो ऊपर आप इंट्रोडक्शन लिख के, ठीक है, फिर यहाँ से शुरू कर दे। पॉल बैरेन, इंट्रोडक्शन, अर्थ, ठीक है ना, यूरोपीय केंद्रवाद का सब कुछ लिख के उसके बाद मतलब यहाँ से शुरू कर दें पॉल बैरेन से, ठीक है। पॉल बैरेन 1966 ने अधिशेष के मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग किया और पिछड़ी अर्थव्यवस्था की आंतरिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की। बैरेन के 4 वर्गों की पहचान जिनके संकीर्णीय स्वार्थ और उद्योगीकरण को बढ़ावा देने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन 4 वर्गों में सामंती अभिजात वर्ग समूह, व्यापारी, विदेशी पूंजीवाद ने विशेष अधिशेष को विनियोजित किया। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक को बढ़ावा देने के लिए व्यापक राज्य हस्तक्षेप करना आवश्यक था, ठीक है। बैरन के विचारों के निर्भरता सिद्धांत जैसे कि एजी फ्रैंक, मीर, ठीक है, अर्धिक एमुलिंटिन को तीसरी दुनिया का प्रवेश करने के लिए प्रभावित किया था, ठीक है ना इन्होंने। अब आता है आंद्रे गुड फ्रैंक अल्प विकास के 4 प्रदान किए, ठीक है। अल्प विकास के विकास का विचार प्रदान किया है आंद्रे गुड फ्रैंक के अनुसार अनुभव में अंतर्गत कारण तीसरी दुनिया कभी भी पश्चिमी द्वारा अपनाए गए मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकी। यानी आंद्रे गुड फ्रैंक कहते हैं कि जो यूरो केंद्रवाद था, यानी जो पश्चिमी सभ्यता थी, उसके द्वारा बनाए गए जो मार्ग के नियम कानून का उनका अनुसरण नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है ना। पश्चिम में उपनिवेशवाद का अनुभव नहीं किया गया, जबकि तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में क्या हुआ, पश्चिम से पूर्व उपनिवेश रहा है। पूरी तरह ब्रिटिशों का राज रहा है, उसके बाद भी डचों का राज रहा है, ठीक है, राजा महाराजा और शासनों का राज रहा है। इस प्रकार फ्रैंक ने आधुनिकरण स्कूल की आंतरिक व्याख्या को खारिज कर दिया और बाहरी स्पष्टीकरण पर बल दिया। सरल शब्दों में तीसरी दुनिया का पिछड़ापन सामंतवाद या अभिजात वर्ग के कारण नहीं था, बल्कि औद्योगिक अनुभव और विदेशी प्रभुत्व के परिणाम था। वो मानते हैं कि पश्चिमी विचारधारा में ऐसे था। एनजी फ्रैंक तीसरी दुनिया अविकसिता को समझने के लिए एक महानगर उपागम मॉडल तैयार किया। उपनिवेशवाद ने महानगरों यानी उपनिवेशवादियों पर उपग्रह या उपनिवेशों के बीच इस तरह से कई बड़ी व्यवहार के असभ्यता के लिए उपग्रह को खराब छोड़कर मेट्रोपोल द्वारा अपनी अधिशेष विनियोजन किया गया। स्थानीय बुजुर्गों और वर्ग ने सभी अविकसितता में योगदान दिया। उपग्रह के बाहर अधिशेष को हटाकर आंतरिक रूप से निवेश का विकास के लिए उसका प्रयोग नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय असमानता को बनाए रखा, ठीक है। इस प्रकार जो हुआ कि विश्व बाजार के साथ लिंक के कारण अविकासशील था, जो दुरुपयोग से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका बाजार व्यवस्था से अलग होना था, ठीक है। पश्चिमी विचारधारा। ये लास्ट है एक थिंकर समीर अमीन, ठीक है। केंद्र और परिधि की अवधारणा प्रदान की इन्होंने। समीर अमीन ने केंद्र और परिधि का अवधारणा दी। फ्रैंक के विपरीत जो व्यापार और विनिमय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता था, अमीन उत्पादन की स्थितियों और संबंधों से अधिक चिंतित थे। यानी जो वो कहते थे कि यूरो केंद्रवाद में यूरोपीय उसमें देशों में उत्पादन की जो स्थिति थी और संबंध है उससे अधिक चिंतित थे। अमीन ने 2 आदर्श प्रकार के सामाजिक मॉडल प्रदान किए, सब केंद्रित अर्थव्यवस्था और परिधि अर्थव्यवस्था, ठीक है। सम केंद्रीय व्यवस्था और परिधि। निरंकुश अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, लेकिन आत्मनिर्भरता की कमी है इसमें रह गई थी। यह व्यापक अंतर्राज्यीय व्यापार पर निर्भर करता है। दूसरी ओर पराधी अर्थव्यवस्था में एक अविकासशील
निर्यात क्षेत्र है जो विलासिता की खपत के लिए माल का उत्पादन करता है। ठीक, पूंजीवाद को पूंजीवाद के संचालन में देखा जा सकता है, लेकिन उत्पादन के तीसरे पूर्व पूंजीवादी रहते हैं। इसलिए केंद्र उच्च लाभ अर्जित करने वाले अपराधी से साधन और सस्ते श्रम निकाल में सक्षम होते हैं। ठीक है, ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे तो कम लेबर चार्ज पे कोई भी काम कर लेगा। निर्भरता का ये संबंध असामान्य विनिमय आधारित है और असीमित संबंध निर्धारित करता है कि और ले सकते हैं। मतलब ये सब कहने के जो पश्चिमी विचारधारा के थॉट हैं, ये सब अपनी, इसमें एक बात समझ लो, वो लोग अपने नज़रिए से सब कुछ देख रहे हैं। विश्व को हो, राजनीतिक पार्टी हो, राजनीति हो, संस्था हो, न्याय हो, समाज हो, संस्कृति हो, जो मर्जी हो, अपनी नज़रिए से वो देख रहे हैं, वो अपना थिंक बना रहे हैं। ठीक है, अपनी नज़रियों से उनको पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं ये हमारी नज़रिया ठीक है, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप ये सब निष्कर्ष में भी लिख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली यूनिट फिर बनाता हूँ।